तो दोस्तों आज हम एक ऐसी घटना जानने वाले हैं जिसने इस मर्डर केस ने भारत की जो एजेंसी हैं सीबीआई हैं सीआईडी हैं इन पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। हर बार अपन एक बात कॉमन सी सुनते हैं कि चोर अगर चोरी करता है तो सबूत ज़रूर छोड़ जाता है, या अगर कोई हत्या होती है तो उसका हत्यारा कोई प्रूफ ज़रूर छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब ये शुरू में पुलिस ने छानबीन की थी, लेकिन पुलिस से जब ये केस सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आया तो सीबीआई के पास चला गया। लेकिन जब सीबीआई ने की तो सीबीआई इसका इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन कोई प्रूफ नहीं निकला और फाइनली 2017 में इस केस को बंद कर दिया गया था। तो देखते हैं, आज जानते हैं कि आखिर क्या था ये केस और क्यों इतना चर्चित हुआ, क्यों इतना पॉपुलर हुआ, आखिर क्यों पेरेंट्स को फंसाया गया लेकिन बाद में उन्हें बाइज्जत बरी करके रिहा कर दिया गया था। तो फाइनली जानते हैं इस केस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों घटना कुछ ऐसी है कि नोएडा में 2008 में ये घटना होती है, आरोसी तलवार मर्डर केस। हालांकि इसमें आरोसी तलवार ही नहीं थी, इसमें था हेमराज बंजाड़े की भी इसमें हत्या की गई थी, लेकिन ये पॉपुलर केस हुआ था आरोसी तलवार के नाम से। ठीक है, तो इस बात में क्या होती है, 16 मई को आरोसी का शव उसके शयन कक्ष में मिलता है और ये नौकर था जो घर का, कौन था, हेमराज बंजाड़े। इसका शव छत पर मिलता है और वो भी बहुत ज़्यादा कटी हालत में, यानी कि बहुत ज़्यादा छत बिछत शरीर जगह जगह पर पड़े हैं, अंग बिल्कुल बहुत बेरहमी से मारा गया हो, ऐसा था। और इस केस में अब क्या होता है दोस्तों कि आरोसी तलवार जिनका जन्म होता है 1994 को 24 मई 1994 को दिल्ली में इनका जन्म होता है और दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये पढ़ती हैं। अब दिक्कत वाली बात तो यहाँ तक कुछ भी नहीं था। माँ बाप थे, इकलौती संतान थी और इनके पिताजी का नाम था राजेश तलवार, माताजी का नाम था नूपुर तलवार। अच्छा, ये तलवार फैमिली मैंने आज तक नहीं सुनी। अच्छा, तलवार थे। अब ये दोनों दंत चिकित्सक थे। अब क्या होता है, ये परिवार रुकता था नोएडा के सेक्टर 25 में और अपार्टमेंट इनका 27 था। अब ये हेमराज बंजाड़े के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि हेमराज बंजाड़े जॉब इंडिया में करता था और रहने वाले थे नेपाल के। अच्छा, ये नौकरी करने आए थे हिंदुस्तान में, इनका पूरा परिवार वो नेपाल में रहता था और ये अभी तक ये जॉब कर रहे थे किसके, राजेश तलवार के घर पे। लेकिन ये एक जॉब ढूंढने की तलाश में थे। इन्होंने ये कॉल पर अपनी पत्नी को बात बताई थी नेपाल में। अच्छा, एक बात ये थी कि यहाँ पर हेमराज बंजाड़े कहते थे अपनी वाइफ से कि ये था राजेश तलवार। राजेश तलवार उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आते थे, अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे और उस पर डांटते रहते थे। इस वजह से वो इस जॉब को छोड़ना चाहता था। अब ये था, आपने देखा कि बैकग्राउंड की क्या क्या कहानी थी, यानी कि राजेश तलवार थोड़ा गुस्सैल नेचर के व्यक्ति थे। अच्छा, नूपुर तलवार के बारे में मैं आपको बताऊं, देखो इसमें 2 कैंडिडेट होते हैं, यानी कि टोटल 4 लोगों पर बात चलती है। यानी कि एक तो आरोसी तलवार, दूसरी नूपुर तलवार आरोसी तलवार की माताजी थी और राजेश तलवार आरोसी तलवार के पिताश्री थे। और यहाँ पर हेमराज आता है, हेमराज घर का नौकर था। अच्छा, ये चारों पर ही हमें बात करेंगे। अब जिस दिन ये घटना उठी थी, यानी कि 15 मई की रात को घटना घटी थी। अब 15 मई की अपन क्रम से देख लेते हैं कि 15 मई को आखिर हुआ क्या क्या था। देखो, 15 मई को सुबह 9 बजे से स्टार्ट करते हैं। सुबह 9 बजे नूपुर थी ना, नूपुर तलवार, ये क्लिनिक पर काम करती थी और 9 बजे जाती थी और 1:30 बजे आती थी, यानी कि 1:30 पर। अब ये 1:30 पर घर पर आती थी तो इसके साथ इसकी बेटी यानी कि आरोसी तलवार भी साथ में आती थी। आरोसी तलवार का स्कूल ख़त्म हो जाता था और ये इसका काम ख़त्म हो जाता था। अब ये आ जाती थी और 4:30 बजे से 7 बजे तक एक फोर्टिस अस्पताल में काम के लिए जाती थी और वहाँ से 7:30 बजे घर पर लौटती थी। अब राजेश तलवार भी एक पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन ये एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का काम करते थे। अब इनका क्या था कि ये ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाते थे। अच्छा, ये 8:30 बजे जाते थे और 3:30 बजे आते थे। इनका एक क्लिनिक था जिस पर ये काम भी करते थे, यानी कि रात को घरे आते थे ये 8:30 9:30 के बीच। अच्छा, इतना ही आना होता था इनका। अच्छा, ये घटना थी डेली की, यानी कि उस दिन भी यही हुआ था, यानी कि 9 बजे तक सभी तीनों लोग घर में आ जाते हैं। यानी कि वो तो पहले से ही थी, कौन,
आरोसी तलवार, इनके माताजी नूपुर तलवार और तब तक इनके पिताश्री भी आ गए थे, यानी कि राजेश तलवार। अब अंतिम व्यक्ति उमेश शर्मा था, जिसने इन्हें रात्रि में देखा था, एक साथ तीनों को देखा था। तब उमेश शर्मा इनकी कार चलाता था, उमेश शर्मा इनकी कार चलाता था, यानी कि राजेश तलवार की कार पार्क करके वो लौटा था घर के लिए। अच्छा, इन तीनों को साथ आखिरी बार उसी ने देखा था, फिर किसी ने नहीं देखा। अच्छा, तो अब देखिए, अभी तक आप देख रहे थे कि 9 बजे से 10 बजे तक उसने कार पार्क कर दी। अब 10 बजे से 11 बजे के बीच क्या होता है। देखिए, 24 मई को आरोसी तलवार का जन्मदिन था, यानी घटना थी 15 मई की। अब उनके माता पिता ने, आरोसी तलवार के पिताजी ने एक कैमरा ऑर्डर किया था उसे जन्मदिन पर देने के लिए। हालांकि जन्मदिन से पहले ही देना चाहते थे, और उन्होंने उसी दिन यानी कि 15 तारीख को आरोसी का सोनी PSC W130 कैमरा आता है, जिसका फ़ोटो लास्ट 10:10 पर खींचा गया था। अच्छा, ये थी घर की बात है। अब आरोसी की माताजी बताती हैं नूपुर तलवार कि आरोसी के कमरे में जब वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में गई थी, तब आरोसी एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसका नाम था 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक पढ़ रही थी आरोसी तलवार। अच्छा, तब उस वक्त ये गई थी और फिर ये आ गई थी वहाँ से, और फिर इंटरनेट राउटर चालू करने के लिए गई थी। इन्होंने बताया था कि राजेश तलवार इंटरनेट पर कोई ज़रूरी काम कर रहे थे, इसलिए राजेश तलवार ने कहा था, तो नूपुर तलवार इंटरनेट राउटर चालू करने के लिए गई थी। अब यहाँ पर राजेश, जो कि लैपटॉप पर काम कर रहे थे, उन्होंने इंटरनेट का यूज 11:41 तक किया था, और पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 12:08 तक इंटरनेट का यूज किया था, यानी कि इंटरनेट राउटर से चालू किया गया था। अब क्या है, अब ये तो ठीक है, लेकिन इसी दौरान एक बात, मुख्य बात ये निकल कर आती है कि आरोसी तलवार की मौत लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच होती है। तो फिर ये तो एक सनसनीखेज बन गया कि मतलब कि आपने 12:08 तक कंप्यूटर चलाया, और उसके मात्र आधा घंटे बाद आप इतना ज़्यादा सो गए कि आपके सामने, मतलब आपके एक कमरे से दूसरे कमरे में इतने सारे कांड हो चुके और इतना कुछ हो गया, आपको पता भी नहीं चला। तो ये भी एक बहुत मिस्टीरियस बात थी। अच्छा, जब 16 मई को सुबह भारती आती है, जो कि इस घर की नौकरानी होती है। अब वो सुबह आती है, बिल्कुल सुबह 6 बजे। तो हर बार हेमराज दरवाज़ा खोलता था घर का, लेकिन उस दिन उसने नहीं खोला। उस दिन कुछ ऐसा था कि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। तो आरोसी तलवार की माता नूपुर तलवार, उन्होंने चाबी उसे छत पे से फेंकी थी नीचे, यानी कि ऊपर बालकनी थी, छत नहीं बोल सकते, बालकनी पे से फेंकी थी नीचे। तब इन्होंने चाबी ली, तब इन्होंने गेट खोला और अंदर जा पाए, नहीं तो वो घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था उस दिन। हालांकि ये दरवाज़ा भी ऑटोमेटिक था, ऐसा ऑटोमेटिक था जैसा कि उसका दरवाज़ा था ऑटोमेटिक, यानी कि अभी अपन किसकी बात कर रहे थे, आरोसी तलवार। उसका दरवाज़ा ऐसा था कि वो अंदर से बंद करती थी, यानी किसी ने दरवाज़ा बंद हो गया तो अंदर से तो वही खोल सकती थी, लेकिन बाहर से अगर कोई खुलेगा तो चाबी से खुलेगा। और वैसा ही ऑटोमेटिक दरवाज़ा ये वाला था। कौन का? ये घर का मुख्य डोर था, वो भी ऐसा ही था, यानी कि अगर कोई खोलेगा बाहर से तो चाबी से खुलेगा, और अंदर से कोई खोलेगा तो वैसे ही खोल सकता है। जब ये सब होता है तो उसी बीच राजेश जाग जाता है, और बिस्की, जो कि वो स्कॉच बॉटल एक रखी हुई थी टेबल पर, उसे देखकर वो शॉक्ड हो गए कि आखिर इसे किसने पिया, क्योंकि घर में वही शौकीन था और हेमराज शौकीन था। हेमराज ऐसा करता नहीं था क्योंकि वो घर का नौकर था। अब ये थी बात है। अब ऑटोमेटिक लॉक होने वाला था, ये तो अपन जान चुके। लेकिन फिर चूंकि आरोसी का दरवाज़ा ऐसा था कि उसे बाहर से अगर कोई खोलेगा तो चाबी से खोलेगा, और अंदर से खोलेगा तो खुद भी खुल सकता, खुद से खोला जा सकता था। तब इन्होंने दरवाज़ा जब खोला तो उनके शौक उड़ गया, क्योंकि उनकी बेटी पलंग पर पड़ी थी और वो भी गला कटा हुआ, यहाँ पर इतना गहरा घाव कि मतलब कि 4 इंच लंबा, मतलब 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर लगभग गहरा। आरोसी की मौत। तभी पुलिस आती है। जब तक पुलिस आती है तब तक उस कमरे में 15 लोग आ चुके होते हैं, यानी कि जितने भी प्रूफ होते हैं उनकी तो एल लग जाती है, उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है बिल्कुल, कि पुलिस के पास अब कोई प्रूफ बचे नहीं थे, क्योंकि फिंगरप्रिंट इतने ज़्यादा पता नहीं। तो ये होता है। अब
आरओसी तलवार के पिताजी थे राजेश तलवार। राजेश तलवार इस हत्या का शक हेमराज पर जड़ देते हैं और यहाँ पर पुलिस भी हेमराज को कातिल मान लेती है। अभी तक ये किसी को पता नहीं होता कि हेमराज भी अब इस संसार में नहीं रहा, हेमराज का भी किसी ने कत्ल कर दिया, लेकिन अभी तक हेमराज को कातिल माना जाता है। और ये स्वयं बोलते हैं, यानी कि आरओसी तलवार के पिताजी थे, मैं इनके नाम ही भूल जाता हूँ यार, राजेश तलवार। राजेश तलवार बोलते हैं कि मैं आपको नेपाल तक जाने का खर्चा दूंगा, पुलिस से बोलते हैं। अब ये कहाँ का था, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि हेमराज था, ये नेपाल से आया था इंडिया में काम करने के लिए। तो राजेश तलवार ने जज किया कि हेमराज शायद नेपाल भाग गया होगा, तो ये पुलिस को पहले ही सूचना देते हैं कि मैं आपको 25,000 रुपये दूंगा, 30,000 रुपये दूंगा, आप नेपाल जाइए और नेपाल से पता कीजिए कि ये हेमराज कहाँ पर है जिसने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया। अब ये होता है, पुलिस भी सोचती है शायद ये हो सकता है, पुलिस नेपाल के लिए रवाना भी हो जाती है। भाई अभी तक पुलिस इस भ्रम में थी कि इसका कत्ल हेमराज ने किया है, लेकिन हेमराज का कत्ल तो किसी और ने कर ही दिया पहले ही। अब हेमराज, हालांकि हेमराज का कत्ल जहाँ हुआ था वो उसके कमरे में नहीं था, हेमराज का कत्ल हुआ था छत पर, और छत पर पुलिस गई ही नहीं थी। एक दिन जितनी भी घटनाएं चलती रहीं घर के एक कमरे में चलती रहीं, लेकिन उसकी लाश छत पर पड़ी रही और अगले दिन जाकर पता चली। आरओसी का पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद उसमें बहुत सारी बातें थी, यानी कि आरओसी खाना खा चुकी थी, ये तो सभी को पता था। आरओसी की मौत यहाँ पर लगी एक चोट की वजह से हुई थी, ना कि गला काटने की वजह से। हालांकि उसका गला 14 सेंटीमीटर कटा हुआ था, जो लगभग 7-8 सेंटीमीटर नीचे तक था, यानी कि किसी ने गला काटना, यानी कि उसका बहुत भयंकर गुस्सा रहा होगा। हालांकि पुलिस ने यह बताया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि आरओसी की मौत यहाँ पर बाईं आँख के ऊपर एक चोट लगी थी जो गहरी बहुत थी, और वो चोट ऐसी लग रही थी जैसे कि किसी बहुत भारी चीज़ से दिया गया हो, यानी कि गोल्फ खेलने की स्टिक होती है उससे लगी हो ऐसी। अब पुलिस ने ये बताया था कि जब आरओसी जिंदा थी तब ये चोट लगने की वजह से आरओसी की 2 मिनट के अंदर ही मौत हो गई होगी, क्योंकि गला बाद में काटा गया है शायद। हालांकि ये पहले भी काटा जा सकता। गला काटने के लिए पुलिस ने या बहुत एडवांस एक खुकरी को जिम्मेदार ठहराया था, एक नॉर्मल चाकू नहीं था ये। अब देखिए कि 1 बजे इसका पोस्टमार्टम होकर आता है और परिवार वाले इतना जल्दबाजी करते हैं कि 4 बजे इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, और जिस कमरे में ये सीन हुआ था उस कमरे को भी धो डालते हैं, मतलब कि कुछ प्रूफ ही नहीं बचा, सत्यानाश हो गया सब कुछ। जितना पुलिस, मतलब कि ऐसा होता है क्राइम सीन पर आपको जाने की इजाज़त नहीं होती, किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन ये घटना बड़ी विचित्र थी। जो क्राइम सीन था वहाँ पर भी, यानी कि 4 बजे जैसे ही आरओसी का अंतिम संस्कार हुआ उस जगह को पूरी तरह से धुल दिया गया, मतलब कि क्या था ये। अब ये सब हो रहा था। अब आता है 16 मई। 16 मई को जब पुलिस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस थोड़े से खून के निशान देखती है सीढ़ियों पर, थोड़े से मामूली टाइप के। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं दे रहे थे। अब पुलिस छत के ताले पर भी थोड़े से ब्लड के सैंपल देखती है, लेकिन फिर पुलिस ही थ्योरी बना लेती है, पुलिस के कुछ अधिकारी और उनके ही पुलिसमैन, कि आरोपी छत पर भागने की कोशिश कर रहा होगा, छत पर ताला होगा तो वो फिर गया नहीं होगा। तो बस ये थी। अब पुलिस ने हालांकि छत की चाबी भी मांगी थी, किससे? राजेश तलवार से, लेकिन राजेश तलवार ने बहुत ज़्यादा देर लगा दी चाबी देने में और कहा कि चाबी हमें मिल नहीं रही। जब चाबी नहीं मिली तो फिर पुलिस का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो पुलिस ने जो अपनी थ्योरी बना ली थी उसी पर अमल कर लिया और संतुष्ट होकर चले गए। अच्छा, ये 15 मई की तारीख, 15 मई की घटना थी। अब 16 मई आता है। नहीं सॉरी, मतलब यानी कि ये घटना थी 15 मई की हो चुकी थी और 16 मई को पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, लेकिन 16 मई को छत पर नहीं गए थे। 17 मई की तारीख को ये छत पर जाते हैं। छत पर भी कैसे जाते हैं? दिनेश तलवार होते हैं, कि जो दिनेश तलवार इनके पड़ोसी होते हैं, लेकिन इनकी समाजें एक सी थी। तो जब ये जाते हैं तब ये कहते हैं कि छत पर जाना है इन्हें। तभी एसपी साहब भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एसपी भी खुद इस घटना का जायज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया ने इसे इतना तूल पर चढ़ा दिया था कि कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी या इस स्थल पर पहुँचना चाहता था। तो जब
दिनेश तलवार ने जिद की तो फिर एसपी साहब ने कहा बिल्कुल खोलिए खोलिए। और जब खोलने के बाद, गेट खोलने के बाद वहाँ पर पहुँचे तो खून से सना हुआ एक रेखा सी खिंची थी, जैसे किसी को घसीट कर लेकर गया हो कोई। और जब देखा तो शरीर पड़ा था वहाँ पर, किसका? हेमराज का। अच्छा, हेमराज की पहचान नहीं की जा सकी। हेमराज की बहुत भयंकर शक्ल जान समझ ही नहीं आ रही थी। बस उसने एक कड़ा पहना हुआ था, एक शर्ट थी जिस पर न्यूयॉर्क लिखा था, उसके आधार पर जज किया गया था। और उसके दोस्त ने उसे पहचान लिया था कि ये हेमराज की ही लाश है। इस आधार पर ये जजमेंट दी गए थे। अब 17 मई को राजेश तलवार और नूपुर तलवार हरिद्वार चले जाते हैं, किसकी अस्थियों को लेकर? आरुषि तलवार की। और ये गंगा में विसर्जन कर कर लौट आते हैं और कहीं नहीं जाते। हालांकि इन्होंने अपनी बेटी को खोया था और अभी पुलिस ने कातिल मान भी नहीं रही थी। तो क्या था, पुलिस इनके साथ सख्ती से बिल्कुल पेश नहीं आ रही थी, इनके साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होकर आ रही थी। जब सभी लोग थे वहाँ पर, मीडिया भी आ जा रही थी, तो लगभग 90% तो सबूत नष्ट हो ही चुके थे। जनरली क्या होता है, जब भी क्राइम होता है तो वहाँ पर किसी के जाने की परमिशन नहीं होती, केवल उसको सील कर देती है पुलिस। लेकिन इसमें ऐसा हुआ ही नहीं था। अब ये था क्राइम। मरने का कारण ये था कि आरुषि की तलवार के यहाँ पर आँख के ऊपर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर लगभग गहरी घाव था, जिसकी वजह से उसकी लगभग 2 मिनट के अंदर मौत हो गई थी। और गर्दन लगभग 14 सेंटीमीटर कटी थी और 6 सेंटीमीटर गहराई से थी। यही कारण हेमराज की मौत का था। उसके पीछे चोट लगी थी, सर के पीछे यहाँ पर बहुत तेज़ चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भारी हथियार से प्रहार किया गया हो, यानी कि गोल्फ खेलने वाले वो आता ना स्टिक सा, वो आगे कुछ ऐसा होता है, उससे लग रहा था। अब 16 यानी कि 2008 की मई की ये घटना थी। तो वैज्ञानिकों ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन फॉरेंसिक में भी बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाए, क्योंकि सबूत उतने मजबूत नहीं थे, ना ही किसी की ओर संकेत दे रहे थे। लेकिन ये पक्का था कि इनका गला किसी खुखरी से काटा गया है या किसी नेपाली चाकू से। नेपाली चाकू का मुझे पता नहीं है कैसा होता है, लेकिन खुखरी जो आपके सामने चित्र में बताता हूँ। अब आरुषि के बारे में जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या क्या था। आरुषि का सब सफ़ेद कंबल से ढका हुआ था। जो वो किताब पढ़ रही थी, थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, ऐसी कोई बुक थी, ये पढ़ रही थी। ये भी एक जगह रखी हुई थी और उसका सर था वो स्कूल बैग से बहुत तेज़ ढका हुआ था। ये था पूरा, और उसका पजामा ढीला था। तो पुलिस ने रेप के एंगल से भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन की और डॉक्टर दोहरे बताते हैं कि उसके निजी अंगों को साफ किया गया था। लेकिन पुलिस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, तब सीबीआई ने इसे इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, रेप नहीं हुआ था। अब हेमराज के बारे में ये घटना थी कि हेमराज का शव था वो लगभग 20 फीट तक घसीटा गया था, यानी कि छत के गेट से छत पर ही लगभग 20 फीट तक घसीटा गया था। उस दौरान उसके हाथ और घुटने थोड़े छुले से पाए गए थे। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया था कि कुछ ऐसा हुआ था। अब उसका गला भी काटा गया था, लगभग सेम था, सब कुछ सेम था। तलवार दंपत्ति ने ये कहा था, यानी कि दोनों ने ये कहा था कि हेमराज के मुंह में बाल थे कुछ, पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो तलवार दंपत्ति ने ये पुलिस पर आरोप लगाया था। हालांकि बाद में इस पर कोई बहस नहीं हुई थी। अब एक और बात ये भी आती है कि हेमराज ने उस वक्त खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि उसके पेट में मात्र 25 मिलीलीटर द्रव था और खाना कुछ नहीं था। खाना टेबल पर रखा हुआ था हेमराज के हिस्से का, लेकिन हेमराज ने अभी खाया नहीं था। अब ये था, और हेमराज की हत्या ऐसा देखकर लग रहा था छत पर ही हुई है, नीचे नहीं हुई, क्योंकि हेमराज को वहाँ से घसीटा गया था। तो घसीटने के निशान अगर होते तो नीचे होने चाहिए थे, लेकिन नीचे नहीं थे, ऊपर ही थे। फैक्ट ये था, मुख्य वजह ये थी कि चाबियाँ उस मकान की थी 2, यानी कि अपार्टमेंट बोल सकते हैं। उसकी 2 चाबियाँ थीं, एक नूपुर के पास थी, दूसरी हेमराज के पास थी। दोनों चाबियाँ घर के अंदर थीं। बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता विदाउट परमिशन के, क्योंकि खोलना पड़ेगा आपको दरवाज़ा अंदर से, तब अब कोई जाएगा।
अब हाँ, अंदर का कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है और दरवाज़ा भी लॉक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। यानी कि जो भी था वो अंदर का हो सकता है, लेकिन वो बड़े इज्जत से रह रहा होगा, उसे कोई, और इसमें ना ही चोरी पाई गई, ना ही कोई डकैती, कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ें सेम थी। ना ही कुछ घर में अफरा तफरी जैसा माहौल था, बिल्कुल जो चीज़ जिस जगह पर थी उसी जगह पर रखी हुई थी। केस बड़ा अजीब था, क्योंकि जो प्रूफ आ रहे थे वो पर्याप्त थे भी नहीं, और उसके आधार पर कोई पर आरोप लगाया भी नहीं जा सकता, ना ही किसी को दोषी माना जा सकता था। फिर क्या होता है, आरओसी का जो गेट था उसकी एक खासियत मैं पहले बता चुका कि वो अंदर से तो व्यक्ति जो अंदर फंसा है वो तो खोल सकता था, लेकिन जो बाहर खड़ा है वो नहीं खोल सकता था विदाउट चाबी के। और चाबी थी ये किसके कमरे में थी, ये नूपुर के कमरे में होती है, लेकिन उस दिन ये चाबी नूपुर के कमरे में नहीं थी, उस दिन ये चाबी लिविंग रूम में एक उस पर हैंगर पर टंगी हुई थी। ये होता है। अब आरोसी तलवार की माताजी नूपुर तलवार ये बताती हैं कि वो 11 बजे आरोसी के कमरे में गई ज़रूर थी, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने उसका दरवाज़ा बंद किया था या नहीं किया। लेकिन इसके पिताजी राजेश तलवार ये बताती हैं कि उन्होंने ध्यान से ये गेट बंद किया था, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने अपना कमरा का गेट बंद किया था या नहीं किया। उन्हें ये याद था कि उन्होंने अपने गेट था जो घर का उन्होंने खुला छोड़ दिया था, क्योंकि चाबियां जो हमेशा उसके तकिए के नीचे रहती थी, नूपुर के तकिए के नीचे होती थी, वो आज लिविंग रूम में थी। हेमराज के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने आखिरी कॉल 8:27 पर किया था, लेकिन उसके बाद हेमराज ने फ़ोन का यूज नहीं किया। लेकिन आरओसी पिछले 15 दिनों से अपने मोबाइल का चलाने का जो औसतन टाइम था वो लगभग 12:30 बजे था, 12:30 बजे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरओसी की मौत लगभग 12 से 1 बजे तक हुई है। लगभग आरओसी के पिछले 15 दिनों का जब पुलिस ने रिकॉर्ड निकाला फ़ोन चलाने का, तो लगभग उसने ऐसा ही चलाया था, कभी 12:39, कभी 12:40, कभी 12:30, कभी ऐसा ही था, कभी 11:30 ऐसा था। लगभग औसतन 12 12:30 ही निकला था अधिकतर। आरओसी के पास नोकिया N72 मोबाइल था, नोकिया N72 ये मोबाइल का यूज करती थी वो, और उस रात केवल 9:10 तक ये मोबाइल चला था, उसके बाद फिर ये मोबाइल नहीं चला था। शक के दायरे में राजेश और नूपुर उस वक्त आ गए थे जब 2011 में हेमराज की पत्नी भारत आई और उन्होंने हेमराज की हत्या का शक राजेश तलवार और नूपुर तलवार पर लगाया था। अब संदिग्ध के तौर पर आरओसी के पेरेंट्स ही खड़े थे कटघरे में, लेकिन इनके पीछे वजह ये थी, इनके पास भी कोई सबूत नहीं था, पुलिस के पास कोई प्रूफ था ही नहीं कि इसे कैसे कसूरवार ठहरा दे। लेकिन कुछ फैक्ट थे जो इस आधार पर थे, जैसे कि आरओसी के पेरेंट्स के बीच डिस्टेंस, आरओसी के कमरे और पेरेंट्स के बीच डिस्टेंस लगभग 7 से 8 फीट की थी और अधिक नहीं थी। नूपुर की चाबी लिविंग रूम में थी और कोई ज़बरदस्ती का सिस्टम बन नहीं रहा था, कोई ज़बरदस्ती थी नहीं। नंबर 3, राजेश ने पुलिस को नेपाल जाने का कहा था और उपहार के स्वरूप 25,000 रुपये देने का भी कहा था, ताकि पुलिस व्यस्त हो जाए और तब तक ये जो छत पर लाश पड़ी थी उसका सत्यानाश कर डालें। ये था। अब राजेश ने शुरू में छत की चाबी देने से मना कर दिया था और बहुत ज़्यादा देर लगाई थी, तो पुलिस का ध्यान हट गया था उस जगह पे, तो पुलिस ने उसी वक्त उस लाश को वहाँ से नहीं हटा पाई, ये भी वजह थी। परिवार ने 16 मई को अंतिम संस्कार करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी थी, यानी कि सफाई मफाई सब बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी थी। कुछ लोगों ने जज किया कि तलवार फैमिली दुख नहीं है, मतलब तलवार फैमिली दुखी नहीं है, लेकिन राजेश तलवार इस बात का खंडन करते कहते हैं। सबसे पहले तो नूपुर तलवार बोलती हैं कि 16 मई को अंतिम संस्कार के दिन जल्दबाजी दिखाई थी। जल्दबाजी, उन्होंने कहा कि हमने जल्दबाजी नहीं दिखाई थी, हमने पुलिस से परमिशन मांग ली थी, पुलिस ने कह दिया था कि हाँ कर सकते हैं, तो ये था। अब पुलिस ये कहती है कि राजेश ने हमसे ये कहा था कि हम 25,000 देंगे, आप नेपाल जाइए और नेपाल में हेमराज का पता लगाइए कहाँ है। तो इसका राजेश ने खंडन किया कि हेमराज उस वक्त था नहीं घर में, इसलिए
ये स्पष्ट था कि हत्या हेमराज ने ही की होगी और वो चाहते थे कि हत्यारा ज़्यादा देर तक बाहर ना चले या बाहर ना फिरे। इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था कि कहीं हत्यारा छूट ना जाए, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा था। अब जब सीबीआई ने हत्या के तौर पर सीबीआई के कोर्ट में नूपुर तलवार और राजेश तलवार को पेश कर दिया, तो सीबीआई की कोर्ट ने भी इन्हें सज़ा सुना दी। कोर्ट ने सज़ा सुना दी थी 25 नवंबर 2013 को। कोर्ट ने सज़ा सुना दी, सीबीआई की कोर्ट ने 25 नवंबर को। तभी ये केस चला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, क्योंकि उन्होंने एक अपील कर दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो 2014 में चला जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में नूपुर तलवार और राजेश तलवार को बाइज्जत बरी कर देता है। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि क्या मिला, कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं और कोई कातिल का पता ही नहीं चला और ये भी छूट गए। राजेश तलवार और नूपुर तलवार, इनके पास कठोर सबूत नहीं थे इन्हें कि इन्हें बता पाएँ कि हत्यारे यही हैं। तो ये थी एक खतरनाक केस की कहानी और फाइनली इस केस को सीबीआई ने बंद कर दिया। और सीबीआई पर ये एक धब्बा सा लगाने वाला काफ़ी केस है कि सीबीआई ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन तो की, लेकिन उसे सफलता ही नहीं मिली। शुरू में यूपी पुलिस ने की, फिर दिल्ली पुलिस ने की, फिर सीबीआई के पास आया, लेकिन फाइनली इस केस का कुछ नहीं हुआ। ये केस अनसॉल्व्ड है, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं कर पाया और इसके कातिल, ये 2 कत्ल की किसी को सजा ही नहीं मिली। यानी कि दोनों कत्ल हुए तो सही, लेकिन कातिल पता ही नहीं चला। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक प्रणाम, अपना ध्यान रखिए और मज़े से रहिए। चलिए ख़त्म करते हैं।